बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक फर्स्ट ईयर के बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 1 से है, जिसका नाम है न्यूक्लियस। इससे पहले हम कुछ ऑर्गेनेलीज़ के बारे में डिटेल में पढ़ चुके हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम इसको कह सकते हैं कि न्यूक्लियस जो होता है ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनेली है सेल का। तो सेल में मौजूद काफ़ी सारे ऑर्गेनेलीज़ हैं, उनके मतलब वो डिफरेंट साइज़ में है, लेकिन जो न्यूक्लियस है ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और सबसे लार्जेस्ट है यूकैरियोटिक सेल में, क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल में ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता। यूकैरियोटिक सेल्स में ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और लार्जेस्ट ऑर्गेनेली है। न्यूक्लियस को सेल का दिमाग भी कहा जाता है, ब्रेन ऑफ द सेल। और न्यूक्लियस जो है ये बहुत सारे फंक्शंस जो है ना वो परफॉर्म करता है। थोड़ा सा इसके स्ट्रक्चर के बारे में जाते हैं, फिर फंक्शन के बारे में पढ़ते हैं। तो अगर हम इसको मतलब पढ़ते हैं तो सबसे पहले डिस्कवरी के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि डिस्कवरी जो है वो रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में की थी। एमसीक्यूज़ के लिहाज से, मतलब टेस्ट के हवाले से आपको बता रहा हूँ ये। और दूसरी बात, अगर इसके डायमीटर को देखा जाए तो ये मतलब जो साइज़ है डायमीटर 10 माइक्रोमीटर है। शेप इसका जो है वो स्पेरिकल है या इर्रेगुलर भी हो सकता है, ठीक है। नंबर जो है मतलब एक सेल में न्यूक्लियस कितने होते हैं, एक न्यूक्लियस भी हो सकता है, दो न्यूक्लियस भी हो सकते हैं एक सेल में, और मल्टी भी हो सकते हैं। मतलब मोनोन्यूक्लिएटेड, डाइन्यूक्लिएटेड, पॉलीन्यूक्लिएटेड सेल्स होते हैं जिसमें ज़्यादा न्यूक्लियस पाए जाते हैं। इसके पोजीशन के बारे में आ जाते हैं तो प्लांट सेल में ये साइड पे पड़ा होता है और साइज़ में थोड़ा सा छोटा होता है, और एनिमल सेल में न्यूक्लियस जो है वो सेंटर में और बड़ा होता है, प्रोमिनेंट होता है, ठीक है। इसके 4 हिस्से होते हैं, न्यूक्लियस के 4 हिस्से होते हैं जिनको हम अभी डिटेल में पढ़ेंगे। ये देखिए, ये सेल है और सेल के अंदर ये सेंटर में क्या पड़ा हुआ है, न्यूक्लियस पड़ा हुआ है। तो न्यूक्लियस में सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बात करेंगे। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन देखें, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है ये जिस तरह के सेल के इर्द गिर्द एक मेम्ब्रेन प्रोटेक्टिव कवर बना हुआ है, तो वो सेल मेम्ब्रेन कहलाता है। जो न्यूक्लियोप्लाज्म के इर्द गिर्द एक मेम्ब्रेन बना हुआ है वो कहलाता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। तो ये डबल मेम्ब्रेन है, ठीक है, और इसमें क्या कहते हैं, कंटिन्यूस विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। मतलब ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ मिलता है, लेकिन किसके ज़रिए, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ज़रिए। मतलब यहाँ से रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम निकल के यहाँ से यूँ देखे, यूँ, और ये यहाँ तक आता है। ये देखें, ये सेल मेम्ब्रेन है और ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ठीक है। तो ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ज़रिए एक दूसरे से मिलते हैं, ठीक है। और इसका जो आउटर रीजन है वो सेल के साइटोप्लाज्म के साथ लगा हुआ होता है, और इसका जो इनर रीजन है वो न्यूक्लियोप्लाज्म के साथ लगा हुआ होता है, ठीक है। प्रोटीन और लिपिड से बना हुआ होता है, ठीक है। किस चीज़ से बना हुआ होता है, प्रोटीन और लिपिड से। इसके अंदर न्यूक्लियोपोर्स होते हैं, छोटे छोटे सुराख होते हैं न्यूक्लियोपोर, जिसके थ्रू ट्रांसपोर्ट मतलब मैसेंजर आरएनए निकलता है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। जब प्रोटीन सिंथेसिस होती है तो मैसेंजर आरएनए डीएनए से कोड लेके बाहर की तरफ आता है राइबोसोम के तरफ, साइटोप्लाज्म में, और फिर वहीं पे प्रोटीन बनता है। तो जो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए कोड आता है वो मैसेंजर आरएनए की शक्ल में आता है। वही मैसेंजर आरएनए न्यूक्लियस के अंदर तैयार होकर न्यूक्लियोपोर्स के ज़रिए बाहर निकलता है, ठीक है। न्यूली प्रोड्यूस्ड राइबोसोम्स, और यहाँ पर ठीक है एक जो राइबोसोमल फैक्ट्री है वो भी इधर पड़ी हुई, वो हम बाद में पढ़ेंगे। तो प्रोटीन के राइबोसोम की सिंथेसिस भी इधर ही होती है, न्यूक्लियस के अंदर। और जब राइबोसोम बन जाते हैं तो राइबोसोम न्यूक्लियोपोर्स के ज़रिए नीचे आते साइटोप्लाज्म में आ जाते हैं, ठीक है, न्यूक्लियोपोर्स के ज़रिए। अब आते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म क्या चीज़ है, जो न्यूक्लियस का प्लाज्मा है उसको न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। सेल का प्लाज्मा साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस का प्लाज्मा न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। तो न्यूक्लियोप्लाज्म जो है वो सेमी फ्लूइड है, जिसको मैट्रिक्स भी कहा जाता है। इसके अंदर क्रोमैटिन मटेरियल पड़ा होता है जो कि जेनेटिक मटेरियल है, एंजाइम्स इसके अंदर पड़े हुए हैं, आरएनए पड़ा हुआ है, और कुछ इनऑर्गेनिक साल्ट्स पड़े हुए हैं, ठीक है। अब आते हैं न्यूक्लियोलस की तरफ, जो मैंने पहले जिक्र किया कि इसके अंदर प्रोटीन की फैक्ट्रिया, जो राइबोसोम के लिए फैक्ट्रिया बनी हुई है। तो इसके अंदर एक
डार्कली स्टैंड राउंड शेप प्रोमिनेंट ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ होता है, राउंड होता है और नॉन मेम्ब्रेनस, उसके गिर्द कोई मेम्ब्रेन नहीं होती। वन और मोर इन नंबर, एक भी हो सकता है और ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो जो असल में इसका क्या है, ये फैक्ट्रीज फॉर राइबोसोम सिंथेसिस है। इधर राइबोसोम बनते हैं और राइबोसोम को कौन बनाता है, न्यूक्लियोलस बनाता है। ठीक है, कौन बनाता है, न्यूक्लियोलस बनाता है। ठीक है, अच्छा इसका सेंट्रल पार्ट जो होता है न्यूक्लियोलस का, मतलब अगर फ़र्ज़ करो ये मैं आपको बताऊं कि ये चलो न्यूक्लियोलस है हमारे पास, ये डार्क ऑब्जेक्ट, डार्क बॉडी है, तो इसका जो सेंट्रल पार्ट होता है ये, इसमें क्या होता है, डीएनए होता है और आरएनए होता है। ठीक है, और इसका जो आउटर पार्ट होता है, मेम्ब्रेन तो कोई नहीं होती, लेकिन इसके आउटर रीजन पे क्या होता है, प्रिकर्सर्स ऑफ राइबोसोमल आरएनए, क्योंकि ये राइबोसोम बनाता है तो राइबोसोम के आरएनए के कुछ टुकड़े प्रिकर्सर जो है वो इसके इर्द गिर्द पड़े हुए होते हैं। ठीक है, और ये काम क्या करता है, राइबोसोम बनाता है, राइबोसोम बना के फिर इसको छोड़ देता है और न्यूक्लियोपोर्स के ज़रिए ये साइटोप्लाज्म में आ जाते हैं। कुछ राइबोसोम साइटोप्लाज्म में डिस्पर्स्ड पड़े होते हैं और कुछ राइबोसोम जो है वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच हो जाते हैं। ठीक है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ इसीलिए कहलाता है क्योंकि उसके साथ राइबोसोम अटैच होते हैं। ये पहले पिछले लेक्चर्स में मैं डिटेल में बता चुका हूँ राइबोसोम में। चौथे नंबर पर आता है क्रोमोसोम। क्रोमोसोम क्या है, कलर बॉडीज है। बेसिकली क्रोमोसोम ही है जो कि जेनेटिक मटेरियल कैरी करता है। ठीक है, तो ये कलर बॉडीज है। इसकी डिस्कवरी जो है वो वाल्टर फ्लेमिंग ने 1882 में की थी। ठीक है, एमसीक्यूज के हवाले से अगर आप याद रखना चाहते हैं तो ये ज़रूर याद रखें। क्रोमोसोम के बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। ये क्रोमोसोम असल में है क्या चीज़, ये देखिए आपको धागे से नज़र आ रहे हैं ना ब्लू कलर के, ये छोटे छोटे धागे जब सेल डिवीजन नहीं होती तो ये क्रोमेटिन मटेरियल कहलाता है और ये बिल्कुल मतलब विजिबल नहीं होते क्लियरली। तो ये चूंकि धागों की शक्ल में पड़े हुए होते हैं। जब सेल डिवीजन होती है तो सेल डिवीजन के दौरान, जब सेल डिवीजन के लिए सेल तैयार होता है तो ये क्रोमोसोम जो है ये क्रोमेटिन मटेरियल कंडेंस्ड हो जाते हैं और क्रोमोसोम की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। क्रोमोसोम क्या चीज़ है, क्रोमोसोम आप देखें इसके दो स्ट्रैंड्स, ये देखें ये दो पार्ट्स है, एक और दो, मतलब एक ये और एक ये। तो ये वाला जो है ये भी क्रोमोसोम है और ये इन दोनों को अलग-अलग क्रोमेटिड्स कहा जाता है। एक क्रोमेटिड अगर फादर की तरफ से आए तो दूसरा क्रोमेटिड मदर की तरफ से है। दोनों क्रोमेटिड्स को मिलाया हुआ है सेंट्रोमियर ने। ये सेंट्रोमियर के ज़रिए एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं और इन क्रोमेटिड्स के अंदर क्रोमेटिन मटेरियल पड़ा हुआ है। अच्छा, ये जो क्रोमेटिड्स दोनों जुड़े हुए हैं सेंट्रोमियर के ज़रिए, इनको होमोलोगस क्रोमोसोम कहा जाता है। एक बात आप याद रखें, होमोलोगस क्रोमोसोम और जो क्या कहते हैं सिस्टर क्रोमेटिड्स, उसमें फ़र्क होता है। होमोलोगस क्रोमोसोम जो है ये दोनों क्रोमोसोम सेम ही होते फंक्शन में। फ़र्ज़ करो एक क्रोमोसोम में आइज़ का जो कलर है उसके लिए जीन पड़ा हुआ है, तो मतलब ग्रीन का है, तो दूसरे में भी दूसरे क्रोमोसोम के अंदर भी जीन पड़ा हुआ होगा आई कलर के लिए। मतलब फंक्शन में तो सेम हो गए, लेकिन चलो अगर एक में ग्रीन के लिए है जीन तो दूसरे में फ़र्ज़ करो ब्लैक के लिए है। तो असल में ये दोनों जो है फंक्शन में तो सेम होते हैं लेकिन इनकी वैरायटी डिफरेंट होती है। ठीक है, वैरायटी इनकी डिफरेंट होती है। अच्छा, तो इन दोनों को हम क्या कहेंगे, इनको हम कहेंगे होमोलोगस क्रोमोसोम। अच्छा, अगर ये फ़र्ज़ करो एक क्रोमेटिड, ये देखे ये एक क्रोमेटिड अगर मदर की तरफ से, ये एक फादर की तरफ से, अगर ये अपनी कॉपी बना ले, ये एक क्रोमेटिड अपनी कॉपी बना लेता है, ये देखे ये दोनों, तो ये दोनों फंक्शन में और वैरायटी हर चीज़ में बिल्कुल 100% एक जैसे हैं। तो इन दोनों को हम क्या कहते हैं, सिस्टर क्रोमेटिड्स कहते हैं। बाज़ स्टूडेंट्स को थोड़ी सी इसमें जो है ना कन्फ्यूजन होती है, तो इस वजह से मैंने इधर बताना लाजमी समझा। ये जो है ये क्रोमेटिड, आप इसको अगर ओपन कर लेते हैं तो क्रोमोसोम बेसिकली दो चीज़ों से बना हुआ होता है। क्रोमोसोम में एक तो प्रोटीन है और दूसरा न्यूक्लिक एसिड डीएनए है। ठीक है, तो ये डीएनए और प्रोटीन से बना हुआ है। प्रोटीन जो इसके अंदर पड़ा हुआ होता है वो हिस्टोन प्रोटीन होता है। अच्छा, ये किस अरेंजमेंट में पड़े हुए थे, थोड़ा इसको डिस्कस कर लेते हैं। इन क्रोमेटिड्स को हम ओपन कर लेते हैं तो ये क्रोमेटिन मटेरियल है और ये क्रोमेटिन मटेरियल फिर क्या है, ये जो ग्रीन कलर में आपको नज़र आ रहे हैं ये 1 2 3 4 मॉलिक्यूल्स आपको नज़र आ रहे हैं। ये चार मॉलिक्यूल ये प्रोटीन के हैं, बेसिकली हिस्टोन प्रोटीन के हैं, लेकिन 4 तो आपको नज़र आ रहे हैं, 4 इसके पीछे पड़े हुए, तो ये टोटल 8 मॉलिक्यूल्स हैं।
8 मालिक्यूल्स ऑफ प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन, और इससे जो डीएनए है उसके 2 राउंड्स, मतलब 2 राउंड से थोड़े से कम, लेकिन हम कह सकते हैं कि 2 राउंड डीएनए के एक हिस्टोन जो मॉलिक्यूल है ना, जो हमारा क्या कहते हैं, ये 8 मॉलिक्यूल है, तो उसको हम क्या कहेंगे, अक्टामेयर कहेंगे। तो एक अक्टामेयर और उससे उसके गिर्द 2 राउंड किस चीज़ के, डीएनए के, तो ये एक स्ट्रक्चर बनाता है। फिर ये जाके 8 मॉलिक्यूल हिस्टोन के, फिर 8 मॉलिक्यूल हिस्टोन के, तो ये अक्टामेयर, ये अक्टामेयर, ये अक्टामेयर, इस अक्टामेयर से भी 2 राउंड डीएनए के, इसके ऊपर भी 2 राउंड डीएनए के, इसके ऊपर भी 2 राउंड डीएनए के। तो ये जो 2 राउंड डीएनए के और 8 मॉलिक्यूल हिस्टोन प्रोटीन के, ये कंबाइन, हम इसको क्या कहते हैं, न्यूक्लियोसोम कहते हैं इसको क्या कहते हैं, न्यूक्लियोसोम। ये बीड्स की तरह, जिस तरह मतलब वो हार नहीं पहना हुआ था, जो फीमेल हार पहनती है तो उसमें बीड्स होते हैं और उसके अंदर धागा होता है, तो सेम उसी तरह की शक्ल बनाता है कि ये धागा है और ये बीड्स है, तो ऐसी शक्ल बना लेता है। तो ये सारे के सारे इस तरह के यूनिट्स पे मुश्तमिल होता है। अच्छा, इस डीएनए को हम ओपन कर लेते हैं, तो अगर डीएनए को थोड़ा सा जूम करके देखा जाए तो डीएनए फिर इस शक्ल का आ जाता है, ठीक है। वाटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए जो है वो कहते हैं कि ये डबल हेलिक्स है। ये देखिए, इसके 2 साइड्स होते हैं, एक साइड पर भी न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, बेस पेयर जिसको हम कहते हैं, और नाइट्रोजनस बेस जिसको हम कहते हैं, एक साइड पर भी होते हैं और दूसरे साइड पर भी होते हैं। अगर इनको और जूम करके देखा जाए तो ये शक्ल आ जाती है हमारे पास। ये देखें, इस साइड पर भी बेस पेयर्स हैं, इस साइड पर भी बेस पेयर्स हैं। तो ये बेस पेयर जो है, मतलब इस साइड वाले बेस पेयर के साथ मिला हुआ होता है हाइड्रोजन बॉन्ड के ज़रिए। तो इधर का न्यूक्लियोटाइड इधर के न्यूक्लियोटाइड के साथ इसका, या इधर का बेस पेयर इधर के बेस पेयर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू कनेक्टेड होता है। और ये जो होते हैं, ये न्यूक्लियोटाइड, ये फिर फास्फेट जो इनका जो इनका ये फास्फेट के साथ जुड़े हुए हैं ना, तो इनके दरमियान जो बॉन्ड होता है वो फास्फोडाइस्टर बॉन्ड होता है। क्या होता है? फास्फोडाइस्टर बॉन्ड होता है। इनके दरमियान फास्फोडाइस्टर बॉन्ड होता है और इनके दरमियान हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, ठीक है, ये न्यूक्लियोटाइड्स के दरमियान। अच्छा, आप देखें 4 किस्म के हमारे पास न्यूक्लियोटाइड्स है, तो कौन कौन से हैं? एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड थायमिन, या थायमिन, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, 4 तरह के हैं। तो एक साइड पर अगर एडेनिन है तो इसके दूसरे साइड, अपोजिट साइड पे थायमिन होगा। अगर एक साइड पे गुआनिन है तो दूसरे साइड पे साइटोसिन होगा। इसी तरह ये सीक्वेंस में एक दूसरे के साथ मिले हुए होते हैं और एक कंप्लीट स्ट्रक्चर बना देते हैं डीएनए का। अच्छा, मैंने इधर आपको एक बात बताई कि 2 राउंड डीएनए के होते हैं, तो इसमें अप्रॉक्सीमेटली 200 न्यूक्लियोटाइड, एक मतलब हम कहते हैं कि 2 राउंड्स है ना, तो एक राउंड में तकरीबन 100 के करीब न्यूक्लियोटाइड्स या बेस पेयर्स आ जाते हैं। और ये 2 राउंड है तो इसमें करीबन 200 न्यूक्लियोटाइड्स इसमें आएंगे या बेस पेयर्स आएंगे, ठीक है। तो ये एक न्यूक्लियोसोम है, एक न्यूक्लियोसोम में 8 मॉलिक्यूल हिस्टोन प्रोटीन के और तकरीबन 200 के करीब, ये वेरी करते हैं, मतलब मुख्तलिफ सेल्स मुख्तलिफ क्रोमोसोम में वेरी करता है, लेकिन इधर मैं आपको मतलब नॉर्मल एवरेज वैल्यू बता रहा हूँ। तो एवरेज वैल्यू ये है कि 8 मॉलिक्यूल हिस्टोन प्रोटीन के होंगे और 200 बेस पेयर्स होंगे एक न्यूक्लियोसोम में, ठीक है। अच्छा, तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि इधर एडेनिन होगा तो इधर थायमिन, ये अपोजिट साइड, इधर गुआनिन है तो इधर साइटोसिन है, फिर इधर देखिए साइटोसिन है तो इधर गुआनिन है, इधर थायमिन है तो इधर एडेनिन है, और ये फिर बनाते काफ़ी लंबा सा सीक्वेंस। अच्छा, ये एक सीक्वेंस है डीएनए का, एक फ्रेगमेंट है। ये देखिए, ये मैंने तो छोटा सा एक फ्रेगमेंट लिया है डीएनए का। अगर ये छोटा सा फ्रेगमेंट किसी ख़ास मकसद के लिए है, किसी ख़ास चीज़ को बनाता है, मतलब एक कंप्लीट कोड है किसी चीज़ के लिए, फॉर एग्जांपल किसी एंजाइम को बनाने के लिए, कलर को बनाने के लिए, बॉडी के किसी पार्ट को बनाने के लिए, अगर ये कोड है तो इस कोड को, इस कंप्लीट स्ट्रक्चर को, एक छोटे से फ्रेगमेंट को हम क्या कहेंगे? जीन कहेंगे। जीन क्या होता है? बेसिकली यूनिट ऑफ हेरेडिटी है, यूनिट ऑफ हेरेडिटी है, ठीक है। और ये जीन जो है ये फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए भी कहलाता है कि ये डीएनए का एक छोटा सा फ्रेगमेंट है। अच्छा, इधर तो ये चीज़ें कंफर्म हो गई, मतलब ये तो क्लियर हो गई। लेकिन अच्छा, हम कहते हैं कि जो जीन की पोजीशन होती है डीएनए पे, डीएनए के ऊपर जो जीन की पोजीशन होती है उसको हम क्या कहते हैं? लोकस कहते हैं, वैसे याद रखने के लिए। और
एक साइड पे अगर एक तरह का जीन है और उसके अपोजिट साइड पे दूसरा जीन है, दोनों जीन काम में तो सेम है लेकिन वैरायटी में डिफरेंट है, तो हम कहते हैं कि ये जीन इस वाले जीन का अल्टरनेट है। अगर इधर आई का कलर के लिए कोई जीन पड़ा हुआ है ग्रीन के लिए और इधर ब्लैक के लिए पड़ा हुआ है, तो हम कहते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के अल्टरनेट है। तो अल्टरनेट फॉर्म ऑफ द जीन इज नोन एज क्या कहेंगे हम, एलील कहेंगे उसको। अच्छा, अब आते हैं नंबर की तरफ कि ये जो क्रोमोसोम होते हैं इसका मतलब जो है इसके नंबर के बारे में थोड़ा बता दूं आपको कि ये कांस्टेंट होता है एक ख़ास स्पीशी में। अगर इंसान है दुनिया में, आप कोई भी इंसान ले लो जो नॉर्मल है, तो सब का सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम होगा। मतलब सेल के अंदर क्रोमोसोम का नंबर जो है वो सेम रहेगा। ठीक है, जीन डिफरेंट होंगे लेकिन नंबर सेम रहेगा। तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो सेम रहेगा। अब इसके नंबर के बारे में आते हैं कि ये एक ही बॉडी के अंदर कुछ सेल्स में फुल नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है और कुछ सेल के अंदर हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है। तो जिन सेल्स के अंदर फुल नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है उसको हम सोमैटिक सेल कहते हैं, और जिसके अंदर हाफ नंबर होता है उसको हम जर्म सेल कहते हैं। फुल नंबर ऑफ क्रोमोसोम डाइप्लॉइड होते हैं और हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम उसको हम हैप्लॉइड कहते हैं। डाइप्लॉइड को 2n से जो हम डिनोट करते हैं और हैप्लॉइड को n से। अब इंसान के अंदर अगर देखा जाए, ये देखें एक डाइप्लॉइड है और एक हैप्लॉइड है, ठीक है। अच्छा, ह्यूमन के अंदर देखा जाए तो 14 जो है वो डाइप्लॉइड है, ठीक है, फुल सेट है जो सोमैटिक सेल्स के अंदर होगा, और जर्म सेल्स के अंदर एग या स्पर्म के अंदर 23 ये हैप्लॉइड है n। चिंपैंजी में 48 क्रोमोसोम है तो इसका हैप्लॉइड हो गया 24। आप फ्रॉग के अंदर देखें 26 है तो इसका हैप्लॉइड हो गया 13। पिजन के अंदर 80 क्रोमोसोम है, 80 क्रोमोसोम होते हैं तो इसका हैप्लॉइड हो गया 40। गार्डन पी मटर जो है उसके अंदर 14 है तो इसका हाफ हो गया 7। ऑनियन के अंदर 16 है तो इसका हैप्लॉइड हो गया 8। टोमेटो के अंदर 24 है तो इसका हैप्लॉइड हो गया 12, और टोबैको के अंदर 48 है तो इसका हाफ हो गया 24। अब न्यूक्लियस का अगर फंक्शन देखा जाए तो ये तो मतलब जितना मैंने आप लोगों को बता दिया, इससे ज़ाहिर होता है कि न्यूक्लियस का फंक्शन क्या है। इसके अंदर न्यूक्लियोलस पड़े हुए होते हैं जो कि प्रोटीन की जो कि राइबोसोम के लिए छोटी छोटी फैक्ट्रियां हैं, वो राइबोसोम को बनाता है, और राइबोसोम क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसाइज करता है। इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल पड़ा हुआ है, जो बॉडी का कंप्लीट कोड है वो इसी के अंदर पड़ा हुआ है। जितनी भी प्रोटीन सिंथेसिस होती है आपकी बॉडी में तो कोड न्यूक्लियस से ही आता है, और ये कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ द सेल होता है, सेल को कंट्रोल करने के लिए मेजर सेंटर है। आज का हमारा टॉपिक यही तक था। हमारा टॉपिक यहीं पर ख़त्म होता है। इंशाल्लाह अगला टॉपिक जो है वो हमारा होगा बैक्टीरिया के बारे में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।